ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग प्योर रोलिंग डिस्कस कर रहे थे ना, और प्योर रोलिंग पे क्वेश्चंस किया था हमने। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एज्यूम करो कि एक कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंड फ्रिक्शन हियर, और ये सॉलिड स्फीयर है, स्फेरिकल बॉल, इसका रेडियस r है, मास m kg, सॉलिड स्फीयर, और इसके टॉप पॉइंट पे यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं। इस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस बॉल इन प्योर रोलिंग। फाइंड मिनिमम friction, find minimum friction required to bring this ball in pure rolling. करिए। अभी तक ऐसा काम नहीं किया था हमने। आपको आंसर एफ के टर्म में निकालना है, मैं डाटा नहीं लेता हूँ, आप एफ के टर्म्स में निकालो। फाइंड आउट द मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस बॉल इन प्योर रोलिंग। करो सॉल्व इसको। ओके, हाँ बोलो। 3F/7। ओके, चलो देखते हैं। आंसर सॉल्व दिस। इस केस में क्या कर रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि फ्रिक्शन किधर भी लग रहा है, मुझे पता नहीं कौन सा डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन एज्यूम कर लेता हूँ। अगर मेरा एजम्पशन सही होगा तो बढ़िया, लेकिन अगर मेरा एजम्पशन गलत हो जाएगा तो जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम किया इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब मेरा आंसर कैलकुलेशन में फ्रिक्शन नेगेटिव आ जाएगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए वी आर एज्यूमिंग कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मेरा एजम्पशन सही होगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और अगर एजम्पशन गलत होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। बराबर। अब इस पे आप नेट फोर्स के बारे में अगर आप लिखो, एफ नेट विल बी इक्वल टू कैपिटल F माइनस स्मॉल f is mass into acceleration is equal to F minus f. So from here acceleration कितना हो जाएगा, F minus f by m. Keep this as equation number 1.
अभी आप टॉर्क लिखिए बेटा। सो देखो ये वाला भी जो फोर्स होगा और ये फ्रिक्शन होगा, दे विल गिव टॉर्क इन सेम डायरेक्शन। ये फोर्स और फ्रिक्शन दोनों टॉर्क एक ही डायरेक्शन में देगा। F इंटू आर प्लस एफ इंटू आर, और ये सॉलिड स्क्वायर है, मतलब 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू F प्लस एफ इंटू आर। कैंसिल हो गया, अल्फा कितना हो जाएगा 5 ब्रैकेट F प्लस एफ बाई 2mr, है ना। अब मुझे रिलेशन पता है A इज इक्वल टू आर अल्फा, क्योंकि प्योर रोलिंग में आ गया। फॉर प्योर रोलिंग A is equal to R alpha implies what? That F minus F by M is equal to R bracket 5 F plus F by 2 mr. So this mass and mass will get cancelled, और ये R से R cancel हो गया. So implies what? F minus F 5F by 2 plus 5F by 2. एडजस्ट कर देंगे इसको इधर ले आके, इसको इधर लेके जाएंगे. So F minus 5F by 2 is equal to 7F by 2. So मतलब आ गया ये minus 3F by 2, है ना. minus 3F by 2 is equal to minus 7F by 2. Sorry, plus 7F by 2. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. Therefore friction will be minus 3F by 7. इसका मतलब कि जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम किया है वो ऑपोजिट है, कि मेरा फ्रिक्शन नेगेटिव में आ रहा है. मतलब ये डायरेक्शन सही रही है, फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस वे, है ना. सो ये मुझे प्रूफ करता है, दिस प्रूव्स कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. जो हमने एज्यूम किया फ्रिक्शन का डायरेक्शन, उससे ऑपोजिट है एक्चुअली फ्रिक्शन का डायरेक्शन. ये क्वेश्चन में क्लैरिटी आ रही. इज इट क्लियर? क्लियर है? तो आंसर नेगेटिव में क्यों आ रहा है बेटा? इसका सिंपल सा मतलब है कि मैंने जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन एज्यूम किया है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है. तो मैंने पीछे लिखा था लेफ्ट में, एक्चुअली फ्रिक्शन राइट में है, बिकॉज दैट इज कमिंग इन नेगेटिव. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? कौस्तुभ एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया. क्लियर है सभी को? यस सर. यस सर. गुड. इस टाइप का क्वेश्चन और बनाओ कि कुछ अलग टाइप पे चलो. इस टाइप का आएगा तो बन जाएगा प्योर रोलिंग कब चालू होगा, कितनी देर के बाद चालू होगा, कितना एनर्जी का लॉस होगा एंड ऑल दैट. फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा. इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो बना लोगे? यस सर. चलो दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. पहला कॉन्सेप्ट कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है और ये मेरा ट्रैक है ना, और ये स्फीयर है मान लो. इसका वेलोसिटी v है और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से, और इसका रेडियस अपने को r मालूम है. सॉलिड स्फीयर. इस ट्रैक पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस ट्रैक पे कोई फ्रिक्शन नहीं है. मेरे पास एक दूसरा ट्रैक है और ये ट्रैक पे भी वही सेम बॉल, इसका भी रेडियस r दिया है अपने को, मास m kg, और ये मूव कर रहा है वही सेम वेलोसिटी से v मीटर पर सेकेंड से, और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से. सो मेरे पास दो ट्रैक है. दिस ट्रैक डज नॉट हैव फ्रिक्शन, वही स्फेरिकल बॉल है. यहाँ पे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग. फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, और ऑब्जेक्ट हर जगह पे प्योर रोलिंग कर रहा है, हर जगह पे प्योर रोलिंग कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन है तो प्योर रोलिंग कराएगा फ्रिक्शन उसको. अच्छा, इस केस में जो बॉल जितने हाइट तक ऊपर चढ़ा वो h1 है. इस केस में बॉल जितने हाइट तक चढ़ा वो h1 है, और इस केस में बॉल जितने हाइट तक चढ़ा वो h2 है ना. इस केस में बॉल जो चढ़ गया जितने हाइट तक दैट इज h1, और ये केस में बॉल जो जितने हाइट तक चढ़ा दैट इज h2. आपसे पूछा गया है ऑप्शन नंबर 1 h1 इज मोर देन h2, ऑप्शन नंबर 2 h2 इज मोर देन h1,
ऑप्शन नंबर सी H1 इज इक्वल टू H2। डी बना लो, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। समझ में आया क्वेश्चन व्हाट आई एम सेइंग? दोनों सॉलिड स्फीयर है बेटा, इधर भी सॉलिड स्फीयर है, मूव करा v मीटर पर सेकंड से ओमेगा रेडियन पर सेकंड। H1 इज मोर देन H2, मतलब ये फ्रिक्शन वाला जो नहीं रहेगा उसमें ज्यादा जाएगा ना cos2, यही बोल रहा है। ओके फाइन, पीयूष का भी ए आया। ओके ओके, बाकी लोग, सोहम क्या हो रहा है बेटा, कनाद क्या करूं उसमें मैं, बताओ कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? पूनम का भी है। ओके, मतलब कि इस केस में फ्रिक्शन नहीं है तो ज्यादा ऊपर चढ़ेगा। सोहम का भी है। चलो, सबका गलत है। अगर ये इतना सिंपल होता तो मैं क्वेश्चन लिया ही नहीं रहता। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें लग रहा है कि भाई H1 बड़ा होगा H2 से, क्योंकि ये ट्रैक पे फ्रिक्शन नहीं है सर, तो इस पे ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, इस पे कम ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है। ऐसा नहीं होता। ये होता कब? जब ये बॉडी स्किड करता है, ये बॉडी रोल कर रहा है, फर्क समझो। अगर ये बॉडी स्किड करता ना तब तुम्हारा आंसर सही था, स्लिप होता तभी ये तुम्हारा आंसर सही था, लेकिन ये बॉडी स्किड नहीं कर रहा और ना ये बॉडी स्लिप कर रहा है, ये बॉडी रोल करके जा रहा है ऊपर। अब मुझे बता, जब ये बॉडी रोल करके ऊपर जाएगा और ये बॉडी मान लो यहाँ पे पहुंचा, इमेजिन करना एक बात, इस बॉडी पे जो उसका फोर्स लगेगा वो mg cos थीटा इधर की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, और इधर की तरफ mg sin थीटा लगेगा। मैं रफली बना रहा हूँ, समझ के देखना है। इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा। ओके, अच्छा अगर स्मृति आप मुझे बात बताओ कि आप जो बोल रहे हो कि फ्रिक्शन विल नॉट इफेक्ट, अगर बेटा फ्रिक्शन इफेक्ट नहीं करेगा तो H2 H1 के बराबर हो जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं और यहाँ पे भी फ्रिक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर सेकेंड केस में भी फ्रिक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं है और फर्स्ट केस में भी फ्रिक्शन नहीं है, तो लॉजिकल बात है दोनों केस में हाइट तो सेम होना चाहिए। स्मृति यस और नो? अगर मैं आपके लॉजिक, ओ सॉरी, दोनों ऑप्शन सेम दिया है, H2 इज मोर देन H1 करना है इसमें, बाय मिस्टेक हो गया, H2 इज मोर देन H1। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये बॉल यहाँ से रोल करते करते यहाँ पहुंचेगा, मुझे पता इस पे ही फोर्सेस लगेंगे ना, mg cos थीटा, mg sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे बताइए, mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन, ये तीनों जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये तीनों फोर्सेस जो है, इसमें से एक भी फोर्स टॉर्क दे रहा है क्या? कोई भी टॉर्क दे रहा है कि इस केस में? mg cos थीटा भी टॉर्क नहीं दे रहा, सेंटर से पास कर रहा है, mg sin थीटा भी टॉर्क नहीं दे रहा क्योंकि वो सेंटर से पास कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन भी टॉर्क नहीं दे रहा क्योंकि वो सेंटर से पास कर रहा है। सो नाइदर mg sin थीटा नॉर mg cos थीटा नॉर नॉर्मल रिएक्शन, कोई भी टॉर्क नहीं दे रहा। अगर इसमें कोई भी टॉर्क नहीं देगा, अगर इस केस में कोई भी टॉर्क नहीं देगा, है ना, इस केस में कोई भी टॉर्क नहीं देगा, तो मुझे बताओ, अगर टॉर्क नहीं दे रहा मतलब अल्फा नहीं है, अगर अल्फा नहीं है तो ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा में चेंज नहीं आएगा। सॉरी, अगर टॉर्क नहीं दे रहा तो अल्फा नहीं है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो ओमेगा में चेंज लाएगा कौन? एंगुलर वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एंगुलर एक्सेलरेशन, बराबर ना। तो मुझे बताओ, जब ये बॉल ऊपर चढ़ते जाएगा फर्स्ट वाले केस में, तो ये फर्स्ट वाले केस में ओमेगा चेंज करेगा क्या? एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा क्या? नो सर। नहीं करेगा। इसका मतलब फर्स्ट वाले केस में जब ये बॉल ऊपर जाएगा तो सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। और क्यों नहीं हो पाएगा, उसका रीजन क्या है? इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि फर्स्ट केस में टॉर्क देने वाला कोई नहीं है, और अगर टॉर्क नहीं दे रहा तो लॉजिकल बात है अल्फा नहीं है, और अगर अल्फा नहीं है तो ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा में लॉस ही नहीं होगा, ओमेगा जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप फर्स्ट केस में बात करो, यहाँ पे अगर आप डिस्कस करो, तो यहाँ पे सिंपली कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg h1, एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से h1 कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाय 2g, ये आपका हाइट होगा फर्स्ट केस में।
क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगने की वजह से अल्फा नहीं होगा, और अल्फा नहीं होने की वजह से ओमेगा में चेंज नहीं होगा। और अगर ओमेगा में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। जब ये बॉल रोल करते करते ऊपर जाएगा ना, तो इसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। हाँ, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देयर विल बी नो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस। गॉट द पॉइंट? अब देखो, ये सेकंड केस में जाते हैं हम लोग। अब मुझे बताइए, अगर मैं सेकंड केस में जाऊं, तो मुझे क्या क्या दिख रहा है कि भाई mg cos थीटा लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा है, mg sin थीटा लग रहा है, और फ्रिक्शन लग रहा है। आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, फ्रिक्शन लग रहा है। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे फ्रिक्शन एक टॉर्क लगाएगा? इस केस में फ्रिक्शन एक टॉर्क लगाएगा। अच्छा, अगर फ्रिक्शन टॉर्क, हाँ, फ्रिक्शन टॉर्क लगा रहा है तो अल्फा होगा, अल्फा होगा तो ओमेगा में चेंज होगा। मतलब इस केस में, सेकंड केस में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी में जो लॉस होगा, दैट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे नहीं था फर्स्ट केस में, क्योंकि उधर फ्रिक्शन नहीं है। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? व्हाट विल राइट हियर? हाफ mv स्क्वायर h1 इज इक्वल टू h2 आ रहा है क्या कनाथ? लेट्स सी, देखते हैं बेटा। हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर is equal to mg into h2 implies what? Half mv square plus half into 2 by 5 mr square into v square by r square mgs2. r square से r square cancel, 2 से 2 cancel. This will become mv square by 2 5 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, इसमें कितना आ जाएगा? ये ऊपर हो गया 7 by 10, मतलब 0.7 mv square कैंसिल। सो इंप्लाइज कि h2 कितना है यहाँ से? 0.7 v स्क्वायर बाय g। ये h2 आ गया, और h1 कितना था फ्रॉम हियर? अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे, सो यहाँ से h1 कितना था? चल राइट हियर, h1 के बारे में लिख देता हूँ। h1 कितना था? 0.5। मुझे बताइए कौन बड़ा है, h1 बड़ा है कि h2 बड़ा है? कौन बड़ा है? h2 is more than h1। लॉजिकल बात है, इस केस में ये ऊपर ज्यादा जाएगा। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया आपको। बच्चों को देख के क्या लगता है कि सर पहली बार में फ्रिक्शन नहीं है तो उसमें ऊपर जाना चाहिए, दूसरी बार में फ्रिक्शन है तो एनर्जी का लॉस करेगा तो ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम्हारा लॉजिक सही है, लेकिन तुम्हारा लॉजिक कब लगता? जब ये बॉडी रोल नहीं करता, ये बॉडी स्लिप करके, स्किड करके ऊपर जाता, तब तुम्हारा आंसर सही था। पहले किस में ज्यादा ऊपर जाता, और वो जाता ही रहता, बहुत ऊपर तक जाता, बट सेकंड केस में कम जाता, जब ये बॉडी स्किड करके जाता। बट हियर बॉडी इज रोलिंग, तो बॉडी रोल हो रहा है, तो फ्रिक्शन वाले केस पे ज्यादा ऊपर जाएगा। Is it clear? Okay. चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन, और अच्छा सवाल है, और अच्छा कंसेप्ट। एक्चुअली क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। मान लो that we are having inclined plane, और inclined plane का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। यहां से हमने रोल करना चालू किया,
और यहाँ पे हमारा है डिस्क है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, रोल करने के लिए छोड़ा है, और हॉलो स्फीयर है ना। तो यहाँ से मैंने इसको प्योर रोलिंग करने के लिए छोड़ा। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये सरफेस पे फ्रिक्शन इज sufficient for pure rolling। बताइए बॉटम पे पहले कौन पहुंचेगा? डिस्क पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा, रिंग पहुंचेगा कि हॉलो स्फीयर पहुंचेगा? Which will reach the bottom first? Solid sphere. Solid sphere, okay। कैसे? Moment of inertia। नहीं, वैसे डिसाइड नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करके देखो सब, फिर मैं बताता हूँ। I'll give you 1 minute time। रेडियस मास सबका सेम है कनल, तो इसका सबका रेडियस सेम ले लो और मास m kg। सारे ऑब्जेक्ट्स, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, दे आर हैविंग सेम रेडियस एंड सेम मास। चलो देखते हैं। पहले आप मुझे एक बात बताइए, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr² ना। डिस्क के बारे में बात करो कितना हो जाएगा? 1/2 mr², इंप्लाइज 0.5 mr²। ये डिस्क का हो गया। सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करेंगे। सॉलिड स्फीयर इसका हो जाएगा 2/5 mr², मतलब ये हो गया 0.4 mr²। हो गया ना? 2/5 का मतलब हो गया 0.4 mr²। एंड एग्जैक्टली सेम एम में अगर आप हॉलो स्फीयर के बारे में चर्चा करो, कितना हो जाएगा? 2/3 mr², मतलब ये हो गया 0.66 mr²। ये होगा ना हॉलो स्फीयर के लिए। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। अच्छा, ये सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिख दिया। 0.5, 0.5 सॉलिड स्फीयर का 0.4 और हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² होता है ना, तो 0.66 mr²। अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें? हॉलो स्फीयर। रिंग। सबसे ज्यादा रिंग का है। रिंग का mr² है, इसका तो 0.6 mr², राइट। तो मुझे यहाँ से एक बात की क्लैरिटी आ रही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज ग्रेटर दैन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, एंड हॉलो स्फीयर का बड़ा है किससे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, और सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? सॉलिड स्फीयर का। अरे ये बात समझ में आया? ये ध्यान रखने वाली बातें है। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक। वंस वी आर हैविंग दिस, एक बार आपने ये कैलकुलेट कर लिया, अब देखो इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा प्योर रोलिंग में आने के लिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन हियर? कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन इस केस में?
लीनियर एक्सेलरेशन याद करो, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि mg sin थीटा, मान लो फॉर्मूला भूल गए हैं, माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ इंटू ए, और फ्रिक्शन इंटू आर क्या हो जाता है बेटा, आई इंटू अल्फा। तो यहाँ से हमने फ्रिक्शन का वैल्यू निकाला था, कितना था फ्रिक्शन का वैल्यू, देखो। सो अगर आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से फ्रिक्शन हो जाएगा आई इंटू अल्फा बाय आर, प्लेस कर दो यहाँ पे। सो एम जी साइन थीटा माइनस आई इंटू अल्फा बाय आर इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये फ्रिक्शन के वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दिया, बराबर, इसको तो शिफ्ट कर दिया। सो कितना आ जाएगा रिलेशन, देखो, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई इंटू अल्फा बाय आर। अब मुझे पता है कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो अल्फा हो जाएगा ए बाय आर। सो ए बाय आर कर दोगे, क्या रिलेशन आ जाएगा, देखिए, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई into a over r square. We'll take r square common from here. So mg sin theta mr square plus I over r square into acceleration, है ना। So acceleration कितना हो जाएगा, mr square into g sin theta over mr square plus I, mr square से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, g sin theta by 1 plus I by mr square। मुझे पता ये होगा ना एक्सीलरेशन, g sin theta by 1 plus I by mr square होगा। अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे चर्चा करता हूं तो दिस विल बी माय एक्सेलरेशन, यस और नो। अब आप खुद सोच के देखो, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर में है, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, है ना। जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका है, रिंग का, तो सबसे कम एक्सेलरेशन किसका होगा, रिंग का, तो सबसे लेट रिंग पहुंचेगा। तो पहुंचने में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर, उसके बाद कौन पहुंचेगा, डिस्क, उसके बाद कौन पहुंचेगा, होलो स्फीयर, और सबसे आखिरी में कौन पहुंचेगा, रिंग। समझ में आ गया कैसे एनालाइज किया मैंने। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मुझे मिला g sin थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अब लॉजिकली मुझे दिख रहा है कि जिसका i मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का था, तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन उसी का होगा। उसके बाद डिस्क है, उसके बाद डिस्क आएगा, फिर होलो स्फीयर, तो होलो स्फीयर आखिरी में रिंग। सो दिस विल बी द सीक्वेंस। Got the point? Yes, sir. Okay, fine. ये भी पूछता है, ये भी पूछता है, बेकार है लेकिन पूछता है। समझ में आ गया सभी को, पूनम इज इट क्लियर बेटा, विराज समझा यहाँ तक पॉइंट, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। हाँ कर लो कर लो। डन, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Let me go some other problem. Hinge force, heading देखो, question based on hinge forces, question based on his hinge forces.
देखिए मुझे एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन से लेके बात करता हूँ। एक रॉड आप एज्यूम कर लो, इस वे में एक रॉड है ना, इस वे में एक रॉड है। अगर आप यहाँ पे एक रॉड एज्यूम करोगे लाइक दिस, और ये रॉड के इस एंड को आप हिंज करके रखो, ये वाले एंड को मैंने हिंज कर दिया, इसे पकड़ कर रखा। नाउ दिस रॉड कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं रॉड के इस पॉइंट को हिंज करता हूं और ये रॉड वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकता है, तो ये हिंज इस रॉड पे कितने फोर्सेस लगाएंगे? एक फोर्स लगाएगा कि दो फोर्स लगाएगा? व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज? मैग्नीट्यूड के बारे में बाद में बातें करते हैं, पहले डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ, ऐसा एक रॉड रख दिया और ये रॉड वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है, रॉड वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है, तो ये जो हिंज है यहाँ पे जो आप हिंज देख रहे हो, ये हिंज इस रॉड पे कितना फोर्स लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा या दो फोर्स लगाएगा? दो फोर्स लगाएगा, करेक्ट। एंड द टू फोर्सेस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑलवेज। ये दो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के। अब ये कंडीशन है, मान लो इसी केस में हम बात करते हैं, तो एक तो ये हिंज इधर फोर्स लगा देगा इस डायरेक्शन में, और एक ये हिंज इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। इसको मैं Fx पकड़ लेता हूँ, इसको मैं Fy पकड़ लेता हूँ। सो बेसिकली ये हिंज इस पे दो फोर्स लगाएगा, Fx और Fy। ये जो Fx फोर्स होगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है और रोटेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। फिलहाल इस केस में रोटेट नहीं कर रहा तो Fx 0 होगा इस केस में, बट अगर कहीं वो रोटेट कर रहा होगा तो उस केस में ऑब्वियस ही बात है सेंट्रीपिटल चाहिए, तो सेंट्रीपिटल ये Fx ही देता है, IMG का एक कंपोनेंट। और Fy जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बैलेंस करता है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए यूज में आता है। गेटिंग द पॉइंट? इस केस में Fx नहीं होगा, और Fx क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया इस केस में ये ओमेगा नहीं इसके पास, अगर इसके पास ओमेगा होता तो Fx भी होता, बट राइट नाउ देयर विल बी नो Fx बिकॉज देयर इज नो ओमेगा, और ओमेगा नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए नहीं, तो Fx देगा नहीं, राइट। लेकिन इस पे mg इधर लग रहा है टॉर्क। अगर मैं रॉड का मास m kg पकड़ता हूँ और रॉड का लेंथ इफ आई एम टेकिंग l, है ना, अगर मैं रॉड के लेंथ को l ले लेता हूँ तो इस पे mg तो लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा ना, और ये mg इसको इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क दे देगा। टॉर्क कितना देगा mg इसको इस पॉइंट के अबाउट? सो विल दैट बी इक्वल टू mg into l/2? क्या यही टॉर्क देगा? सोच के बोलो, यही टॉर्क देगा क्या mg into l/2? Yes, sir. Now this torque will be equal to what? I into alpha is equal to mg into l/2। ये समझना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है ये, और इसके जो बात का टाइप पता होगा वो। mg into l/2 is equal to I into alpha। बोलो, होगा यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. ओके, सिंस ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो आपको इनर्शिया भी इसी पॉइंट के अबाउट लिखना पड़ेगा। सो दैट विल बी ml square by 3 into alpha is equal to what? mg into l/2। now this m and m will get cancel, ये l से l कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अल्फा कितना आया? 3g by 2l। this will be alpha here। sir why l/2? because बेटा हम लोग इस केस में एज्यूम ये करेंगे कि जो उसका पूरा मास है उस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और सिंस ये रॉड पे मैंने मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रखा है, इसलिए mg इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, गुड क्वेश्चन बाय द वे। कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? तो व्हाट वी से कि सेंटर ऑफ मास भैया वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का पूरा मास इट इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, तो आप mg सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे, और बाद में l/2 डिस्टेंस वो हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन आप अल्फा मिला आपको 3g by 2l। नाउ आई नो दैट at is equal to r into अल्फा, पता है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? r into अल्फा के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? r का मतलब हो गया l/2 into 3g by 2l। ये l से l चला गया, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? will that be equal to 3g by 4?
सर हाँ बोलो बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 क्यों लिया? किस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है रॉड? कौन? कॉर्नर वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। अब कॉर्नर वाले पॉइंट के अबाउट अगर ये रॉड रोटेट कर रहा है तो कॉर्नर वाले पॉइंट के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/3. Got it. करेक्ट। सेंटर के अबाउट ml²/12, वहां से ml²/3, सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन ml²/3 फ्रॉम, इसलिए हमने वो कैलकुलेशन में ml²/3 लिया है। अच्छा, अब देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मुझे आ गया 3g/4। फाइन भाई, सही बात। अब सोच के देखो, तो इधर की तरफ इसका एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल at। अगर मैं सोचूं तो मुझे क्या मिलेगा? mg माइनस fy इज इक्वल टू, और लॉजिक आप इमेजिन करके देखना, ये नीचे आना चाहेगा तो इस पे हिंज का फोर्स ऊपर लगा देगा fy, सो mg माइनस fy इज इक्वल टू m इंटू a टेंजेंशियल। नेट फोर्स के बारे में सोचो तो कितना हो जाएगा? mg माइनस fy इज इक्वल टू m इंटू a टेंजेंशियल। तो यहाँ से fy कितना आ गया? हिंज फोर्स अलोंग y डायरेक्शन। सो हिंज फोर्स अलोंग y डायरेक्शन कितना हो जाएगा? दैट विल बी m इंटू a टेंजेंशियल माइनस mg। अगर आप उल्टा भी एज्यूम करोगे तो आंसर सिर्फ आपका नेगेटिव में आ जाएगा, नथिंग एल्स। सो fy कितना हो जाएगा? 3mg/4 माइनस ऑफ mg। उल्टा कर दिया। This will go this side, this will come this side, तो यहाँ से अगर आप एडजस्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? implies fy is equal to mg minus ma tangential. So fy is equal to mg minus 3mg/4. fy will be equal to what? mg/4। खत्म। और इस केस में fx नहीं होगा, fx 0 के बराबर होगा क्योंकि ओमेगा नहीं है। तो since it's there is no omega, तो fx 0 होगा। Got the point? So good question, very very good question. समझ में आ रही है बात? हिंज इस केस में जो इस रॉड पे फोर्स लगाएगा वो फोर्स इस वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? mg/4। समझ में आया सभी को पॉइंट ये? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सुपर, बहुत बढ़िया। लिख लो, फिर इस पे 2-3 क्वेश्चंस कराता हूँ। आई होप ये ऐसा टाइप आपने पहले नहीं किया रहेगा, अगर किया तो अच्छी बात है। हो गया? Shall I take the problem? No, sir. 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 बोलो बेटा। Sir, why is f net 0? Where it is 0? Sir, fn is equal to 0. हाँ, fm नहीं, fx। This fx is 0। fx इसलिए 0 है। याशनी आप मुझे एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग रहा है क्या एक्सेप्ट fx? No, sir. नहीं लग रहा। दूसरी बात, ये fx सेंट्रीपिटल फोर्स देता, लेकिन मुझे बताइए इसका कोई ओमेगा है इस मोमेंट पे? No, sir. तो अगर ओमेगा नहीं है तो सेंट्रीपिटल नहीं चाहिए, तो नाइदर इसके पास ओमेगा है जो ये fx देगा, ना कोई इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसको fx चाहिए, तो ना ओमेगा है, ना सेंट्रीपिटल चाहिए, ना fx कोई और फोर्स है, तो देयरफॉर fx विल बिकम 0, है ना। अगर मैं कोई और फोर्स लगा के इसको खींचता तो भी fx आता, लॉजिकल बात है। ओमेगा होता तो भी fx होता, लेकिन यहाँ पे ना ओमेगा है, ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स है, तो fx कहाँ से आएगा? समझ में आया याशनी? गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir.
ओके फाइन, मैं कराता हूँ, हर टाइप में कराता हूँ, डोंट वरी। ओके कनाद हो गया बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके चलो करना फटाफट। सर व्हाट इफ द हिंज इज एट द सेंटर ऑफ द, आई विल कम दैट, वेट वेट वेट। अगर वो सेंटर पे होगा ना तो सिर्फ ये रोटेट करेगा ना, वो नीचे ऊपर आएगा ही नहीं, उसके बाद वो घूमता रहेगा, तब वो ऐसा होगा। देखो अगर हिंज यहाँ पे कर दिया ना तो सिर्फ ये ऐसा रहेगा, रोटेट करेगा। तो एम जी और हिंज का फोर्सेस सेंट्रिपेटल देगा, टेंजेंशियल कोई होगा नहीं इसके पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। आई विल कम देयर, वेट। मान लो मैंने हिंज ऐसे कर दिया, बड़ा रॉड कर दिया मैंने। सो एक रॉड, दूसरा रॉड, और ये रॉड को हम यहाँ से रिलीज कर रहे, छोड़ रहे। अब ये रॉड को जब आप यहाँ से रिलीज कर दोगे, रॉड का मास एम के जी, लेंथ एल, और यहाँ पे हिंज क्या है, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। सेंटर पे करेगा कौस्तुभ, तब वो सिर्फ वो नीचे आएगा ही नहीं, वो अपनी जगह पे, और जब आप इसको जाके टकराओगे तो फिर ये रोटेट करना चालू करेगा, और हिंज के फ्रिक्शन की वजह से वो आके रुक जाएगा। वो कोलिजन का क्वेश्चन बनता है उस टाइप से। खैर इसको यहाँ पे मैंने हिंज कर दिया, यहाँ पे मैंने हिंज कर दिया, और ये रॉड का लेंथ एल, इसका मास एम के जी। अब क्या किया, इसको यहाँ से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया बस। अब जैसे ये रॉड वर्टिकल हो गया, मतलब ये रॉड जैसे ऐसे हो गया वर्टिकल, ये रॉड जैसे ही वर्टिकल हो गया, तो बताइए जब ये वर्टिकल हुआ तो हिंज कितना फोर्स लगा रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय हिंज when rod becomes vertical. फिर एक इंक्लाइन एंगल पे भी बात करेंगे, पहले वर्टिकल पे कर लो फिर इंक्लाइन पे आएंगे। करिए। नहीं स्मृति, सिर्फ एमजी नहीं होगा, और भी कुछ होगा। चलो करूं मैं। देखिए इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। नहीं करना। अभी देखो यहाँ पे अगर आप सोचोगे तो एक फोर्स ऐसा लगेगा एफ एक्स, मान लेता हूँ मैं इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इधर लगेगा एफ वाई, और इस पे नीचे लगेगा एम जी। यही होगा ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओगे तो।
अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये बनेगा ना फ्री बॉडी डायग्राम, mg नीचे एक्ट होगा। अब मुझे बताइए इसमें कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देने वाला कोई फोर्स का कंपोनेंट है क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देने वाला कोई फोर्स का कंपोनेंट है क्या इस केस में? No, sir. अगर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देने वाला कंपोनेंट नहीं है तो लॉजिकल बात है देखिए, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता तब तो एफएक्स आता, पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा है, सो देयरफॉर एफएक्स विल बी इक्वल टू 0। खत्म। एक तो ये हो गया, अब सिर्फ एफवाई बचेगा। अभी एफवाई कितना बचेगा उसके बारे में थोड़ा बातें करते हैं, समझना। पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ चला गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, और जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इंप्लाइज व्हाट कि mg into L/2 will be equal to half into I into omega square। सिंपल, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया क्योंकि सेंटर पहले यहाँ तभी सेंटर यहाँ हो गया, सो mg into L/2 सेंटर फॉल किया, so whatever there is loss in potential energy that will get converted into kinetic energy। और ये रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, so implies what mg into L/2 is equal to half into ml square by 3 into omega square। ये m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक l कैंसिल हो जाएगा, सो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 3g by l, है ना, 3g by l implies ओमेगा कितना होगा अंडर रूट ऑफ 3g by l। हाँ बोलो ना सर, लेकिन उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा, राइट? ट्रांसलेशनल काइनेटिक नहीं मिलेगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है कि ट्रांसलेट कर रहा है? कौस्तुभ क्या हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के साथ? इज इट रोटेटिंग कि ट्रांसलेट कर रहा है, क्या कर रहा है? अच्छा, रोटेट कर। तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसके पास कौन सा एनर्जी आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा? रोटेशनल एनर्जी। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा पॉइंट क्या है कि सर इसके सेंटर के पास वेलोसिटी होगा तो उस वेलोसिटी की वजह से इसके पास जब ऐसे गिरेगा तो इसके पास हाफ mv स्क्वायर भी होना चाहिए, वो सही नहीं है। अगर आप लोगे तो सिर्फ आप हाफ mv स्क्वायर ले लो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फिर आप मत ले लो, दोनों में से कुछ एक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट घूम के आगे नहीं बढ़ रहा। अगर ये ऑब्जेक्ट रोटेट करके आगे बढ़ा होता देन इट वुड हैव बोथ द काइनेटिक एनर्जीज, हाफ mv स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दोनों होता है इसके पास, लेकिन ये ऑब्जेक्ट घूम के आगे नहीं बढ़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ अपने पॉइंट पर रोटेट कर रहा है। और अगर ये ऑब्जेक्ट सिर्फ अपने पॉइंट पर रोटेट कर रहा है तो इसके पास सिर्फ क्या रहेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ट्रांसलेशनल नहीं आएगा इसके पास। गेटिंग द पॉइंट? कौस्तुभ समझ में आ गया बात? यस। अब देखो, सो अगर इसके पास ओमेगा है इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। अब mg और fy दोनों का डायरेक्शन मैंने सेम एज्यूम किया, तो कैन आई से कि fy प्लस mg इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, r आपका हो जाएगा L/2। कर सकते हैं क्योंकि fy और mg दोनों इधर ही लग रहा ना, दोनों का डायरेक्शन ऑफ एक्शन मैंने सेम पकड़। हाँ, अगर मैं ऊपर ले लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आंसर नेगेटिव आ जाएगा, बाकी देयर विल बी नो डिफरेंस। fy plus mg is equal to m omega square l implies what we are getting fy, okay, देखते हैं सो fy is equal to what, omega is 3g by, so this will become what 3mg by l into L/2 minus of mg, this l and l will get cancelled, so fy कितना हो गया यहाँ से, is it equal to 3mg by 2 minus of mg? अच्छे से चेक करिए फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, एक और बात सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहे हैं ना हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल कैसे कर दिया मैंने, तो यहाँ से थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल लगाएंगे तो स्यूडो लगाना पड़ेगा मुझे, खैर। सो आपको fy का डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये भी मैंने इधर एज्यूम कर लिया है। सो fy अगर इधर लगेगा तो यहाँ से क्या रिलेशन हो जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, सेंटर के अलॉन्ग लगता है, सो fy माइनस ऑफ mg सेंट्रीपिटल फोर्स, सो यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर जैसे पहले कर रहे थे तो L/2, so this implies कि fy minus of mg is equal to 3mg
L by 2L. So this implies Fy कितना हो जाएगा 3 mg by 2 plus of mg. So Fy will be equal to 5 mg by. पहले मैंने क्या कर दिया सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया था, तो अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल लगाऊंगा मतलब मुझे स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो मैं सेंट्रीफ्यूगल तो लगा रहा था लेकिन स्यूडो यूज नहीं किया था, उससे बेटर है कि मैं सेंट्रीफ्यूगल लगा के कर लूं। सो Fy ऊपर mg नीचे, so Fy minus mg is equal to mass centripetal force, तो m omega square L by 2, बाकी रेस्ट इज द कैलकुलेशन। समझ में आ गया कैलकुलेशन है सभी को? कौस्तुभ, इज इट क्लियर बेटा? समझा है कैलकुलेशन ढंग से? Yes, sir. गुड 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 गुड। अगर समझ गया तो एक इसका टफ वर्जन लेता हूँ। Shall I go to the next question? आगे चलो। Yes, sir. सेम वे, वैसा एक कॉन्सेप्ट, एक रॉड, और ये रॉड को इस पॉइंट पे हिंज कर दिया मैंने, ऐसे हिंज किया हुआ। जब ये रॉड यहाँ से 37 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, मतलब रॉड ऐसे बन गया, तो जब ये रॉड यहाँ से 37 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, ये एंगल जब आपका 37 डिग्री हो गया, तो बताइए उस केस में हिंज का फोर्स कितना होगा? सो ये रॉड का मास mkg दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ रॉड इज L. So find out the hinge force when it makes angle 37 degree from horizontal. Okay. चलो करूं मैं। सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, इसका सेंटर यहाँ पे था, अभी यहाँ पे सेंटर शिफ्ट हो गया L by 2, L by 2। बताओ ये किसका सेंटर कितना हाइट नीचे आया, तो पहले आप ये कैसे निकालोगे? इसका जो सेंटर फॉल किया है वो L by 2 हाइट, तो पहले सेंटर कितना नीचे आया वो कैसे बताओगे आप? 3L by 5। ओके गुड। लॉजिक क्या लगाया पीयूष, वो मुझे बताइए कि सेंटर कितने से फॉल किया? Vertical component of L. L का वर्टिकल कंपोनेंट कि L by 2 का वर्टिकल कंपोनेंट? अगर मुझे ये शिफ्ट निकालना है कि कितना ये नीचे आ गया, तो L by 2 ऐसे आ गया ना पहले से,
दिस इज माय न्यू पोजीशन ऑफ L/2। पहले यहाँ पे L/2 था, अभी यहाँ पे L/2 आ गया, ऐसे आया ना, ये रोटेट करेगा तो यहाँ कहीं आ जाएगा। तो मुझे ये बताना है कि कितना हाइट नीचे गिरा। सो टोटल हाइट कितना ये फॉल किया वो कैसे निकालिएगा, वो पहले करिए, फिर वहां से जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सी बात है कि ये अगर मेरा L/2 हो गया और पहले यहाँ पे था, तो अगर आप यहाँ से सोचोगे तो सेंटर अभी मेरा यहाँ रह गया, राइट। सो अगर आप इसको इमेजिन करो लाइक दिस, सो इफ विल बी इमेजिनिंग लाइक दिस, ऐसे अगर आप इमेजिन करोगे, थोड़ा ऊपर और रह गया सेंटर, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस ना, आप इधर से चलो, तो इसका सेंटर मान लो अभी यहाँ पे है, L/2 ये रहा, ऐसे पकड़ ले तो L/2 मान लो इधर आ गया। अब ये एंगल मुझे पता है 37 डिग्री का है, और अगर ये एंगल 37 डिग्री का है और ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री। वंस वी आर हैविंग दिस एंगल एज 53 डिग्री, ये आपका L/2 हो गया, ये परपेंडिकुलर है। सो ये एंगल हो जाएगा कितना, व्हाट विल बी दिस साइड कितना हो जाएगा, L/2 into cos of 53 डिग्री implies कितना हो जाएगा, L/2 cos 53 डिग्री कितना होता है, 3/5, मतलब will that be equal to 3L/10? एक्सीलेंट स्मृति, वेरी गुड, होगा 3L/10। ऑब्वियसली बात है ना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, और ये एंगल मेरा 37 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री, ये L/2 था, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L/2 into cos 53 डिग्री, एंड cos 53 डिग्री का मतलब हो गया 3/5, दैट इंप्लाइज कि दिस विल बी L/10। यस और नो, L/10 होगा ये बात, 3L/10 होगा ये बात, क्लियर है क्या पॉइंट? अभी आप क्या करोगे, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, मतलब mg into 3L/10, this will get converted into kinetic energy, so 1/3 ml square into omega square, so 5 हो गया, this will go up, so 9 mgl is equal to ml square to omega square, this m and m will get, एक l कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, 9g/l, ये हो गया ना ओमेगा स्क्वायर, आ गया था यहाँ तक ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। So denominator में 5L है। हाँ सॉरी 5L, बिल्कुल सही, थैंक यू, 5L आ गया यहाँ पे, सो 9g/5L, हाँ करेक्ट। सो ये हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये mg मेरा नीचे लग रहा था, ठीक, mg का कंपोनेंट तोड़ देंगे। अब जरा सोच के बताओ एंगल कैसे कैसे निकालोगे। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल कितना हो गया, आप इमेजिन करके देखिए, ऐसे था, ऐसे पहुंच गया, ये मेरा mg है, एंड आई जस्ट वांट टू रिजॉल्व द कंपोनेंट। सो ये एंगल मुझे दिया है 37 डिग्री, ये एंगल 37 डिग्री दिया, ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। ये 37, ये 90, ये 53, अगर ये 53 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा, दिस विल बी आल्सो 53 डिग्री बाय वर्टिकली ऑपोजिट। सो अगर मैं mg का कंपोनेंट तोड़ दूं, सो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, विल दैट बी इक्वल टू mg into cos of 53 डिग्री, और इधर कंपोनेंट तोड़ोगे कितना हो जाएगा, mg into sin of 53 डिग्री, होगा कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद। होगा ऐसा, यस और नो? देखो ना कैसे किया मैंने, दिस एंगल इज 37, ये एंगल मेरा 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 37 या 90, तो ये 53, एंड इफ दिस इज 53 दिस विल बिकम 53, सो mg cos 53 और mg sin 53। कंपोनेंट रिजॉल्विंग समझ में आ गया सभी को? सो हम वास्तव इज इट क्लियर विद द कंपोनेंट रिजॉल्विंग, स्मृति? Yes. ओके, नाउ देखो टॉर्क के बारे में आप अच्छे से कैलकुलेशन देखते रहना, हो सकता है कुछ मेरे से मिस हो जाए। टॉर्क के बारे में अगर आप देखोगे तो mg cos 53 तो टॉर्क देगा नहीं, सिर्फ टॉर्क देने वाला sin 53 वाला कंपोनेंट है। सो mg into sin 53 into what, L/2,
हाँ करेक्ट, टेंजेंशियल फोर्स इज mg sin 53 बराबर. नाउ टॉर्क सही है पीयूष. सो mg into sin 53 is what? 4/5 into what? L/2. Moment of inertia is m1 ml square by 3 into alpha mg into L/2. This will get cancelled. Sorry, तो 5 as it is रह जाएगा, तो नहीं होगा ये. सो ये मास से ये मास चला गया, ये एक L से ये L चला गया. सो यहाँ से अल्फा अगर आप देखोगे कितना आ जाएगा 6g by 5L. ये आ रहा ना अल्फा 6g by 5L. So this is the alpha which we are getting from here, right? So once we are having alpha, so we can get tangential acceleration. मुझे पता है AT is equal to क्या होता है, R into alpha implies कि tangential acceleration L/2 into 6g by 5L. So ये हो गया 3. So implies कि tangential acceleration कितना हो जाएगा 3g by 5L. This will be my tangential acceleration. Okay, देखते हैं कॉस्ट. अब देखो अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक बार निकाल दिया, सो अगर हाँ इधर मान लो मेरा Fy लग रहा है और हाँ बेटा बोलो ना. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में n कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में n कैसा है? हाँ ये निकाल दो, तो सिर्फ आ जाएगा 3g by 5 बरोबर. यस. ओके फाइन, थैंक यू. सो ये टेंजेंशियल निकाल लिया हमने. अब देखिए, सो इधर की तरफ कंपोनेंट था मेरा mg into cos of 53 डिग्री, इधर कंपोनेंट था इधर था mg into sin of 53 डिग्री और इधर था mg into cos of 53 डिग्री. So here we were having mg into sin of 53 degree, cos of 53 degree. Okay, let me see cos. तो देखते बेटा क्या आ रहा है. So अगर मैं Fy निकालना चाहूँ तो क्या लिखेंगे हम लोग, mg into sin of 53 degree minus of Fy m tangential. So this will become 4 mg by 5 minus of Fy is equal to 3 mg by 5, है ना. सो अगर मुझे Fy निकालना है, Fy कितना हो जाएगा 4 mg by 5 minus of 3 mg by 5 implies कि Fy मेरा आ जाएगा mg by 5. गेटिंग द पॉइंट. ये आया था कॉस्ट तुम्हारा mg by 5. नहीं बेटा तुम्हारा तो Fy आया था 3/2 mg. देखो कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ किया है. इज इट क्लियर? सभी को समझ रहा है कैलकुलेशन ढंग से? यस सर. ओके फाइन गुड. कौस्तुभ क्या एरर था बेटा तुम्हारा? कौस्तुभ व्हाट वाज द एरर इन द कैलकुलेशन? या मेरा कोई एरर है? देख लो एक बार जरा कैलकुलेशन ढंग से. अगर आप इसके लिए बात करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, fx माइनस mg into cos 53 डिग्री. ओके फाइन. mfx minus mg into cos 53 डिग्री is equal to mass m omega square l. So m कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर है 9g by 5l into l/2. एल चला गया. So implies कि fx जो आपका आएगा ये आ गया 3 mg by 5 plus 9 mg by 10. एलसीएम ले लोगे तो 10 आ जाएगा. 6 9 6 15. So fx कितना हो जाएगा, (15 mg). So this will be equal to what, 3 mg by 5. This will be my fx. हम बराबर 3 mg by 5. This is my fx. अच्छा कोई बात नहीं, जो fx लिया तुम अगर उसको fy लेते तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को? कैसे करेंगे ध्यान रखना. दो बात इसमें इंपॉर्टेंट है. हिंज दो फोर्स लगाएगा और दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा. एक फोर्स मेरा fx होगा और दूसरा फोर्स fy होगा. सिंपल, मुझे यही समझना है.
अच्छा वाई टेन, बेटा आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा ये बात, AT इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है R इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है m ओमेगा स्क्वायर R, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है R इंटू अल्फा, जहाँ पे अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये फॉर्मूला हमने सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया रहेगा, AT इज इक्वल टू R इंटू अल्फा। गेटिंग द पॉइंट? हाँ गुड। सर हाँ बेटा बोलो। सर इस केस में fx क्यों नहीं 0 हुआ? इसलिए 0 नहीं हुआ क्योंकि इस केस में ओमेगा भी था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा था, इसलिए Fx भी रहेगा और Fy भी रहेगा क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा था। तो ये वाला केस वो है जिसमें दोनों लग रहा है। इसके पहले जो केस बताया था एक बार में सेंट्रीपिटल नहीं लग रहा था, सिर्फ टेंजेंशियल हो रहा था, और दूसरे केस में सिर्फ सेंट्रीपिटल हो रहा था, टेंजेंशियल नहीं हो रहा था। ये केस में दोनों हो रहा है, ओमेगा भी है देयरफॉर टेंजेंशियल होगा, और सॉरी ओमेगा है इसलिए सेंट्रीपिटल होगा, और ये टॉर्क लग रहा है इसलिए टेंजेंशियल होगा, दोनों है इसमें। ओके सर। हाँ 5/2 का बिल्कुल सही, कैलकुलेशन में मैंने कुछ तो भी किया है। 5 से काटा है तो 5 3 जा 3 और इधर हो जाएंगे 2, 5 2 जा 10। करेक्ट 3 mg/2। ओके, गॉट द पॉइंट? Yes. ओके, ये टाइप भी समझना, ये इस पे क्वेश्चंस करना आपको मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हिंज फोर्स के ऊपर। अब हम लोग कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। मैं आपके सामने 3 कंडीशंस रखता हूँ। एक बार में ये थ्रेड है और ये थ्रेड को के साथ मैंने बॉल को कनेक्ट किया है, और एक दूसरा बॉल आके इसको हिट कर ले रहा है, और ये थ्रेड को यहाँ पे कनेक्ट किया। ध्यान रखना ये थ्रेड है। दूसरे केस में इंस्टेड ऑफ हैविंग थ्रेड ना, मेरे पास एक रॉड है, और रॉड को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, यहाँ पे फिक्स कर दिया है, और इसके साथ एक बॉल लगा हुआ है, और एक दूसरा बॉल आके इसको हिट कर रहा है विद सम वेलोसिटी। और थर्ड केस में ये बॉल रॉड ऐसे का ऐसे ही है, इस पे तो हिंज मैंने कहीं नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है हिंज, और एक बॉल आके इसको हिट कर दे रहा है इस रॉड को। सो ये देखो ये थ्रेड था, दिस वाज माय रॉड, रॉड को मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, यहाँ पे थ्रेड को यहाँ हिंज किया, यहाँ पे रॉड को फ्री रखा है टू मूव। फर्स्ट केस में मान लो ये बॉल का मास m kg है, और इस ये मूव कर रहा है v मीटर पर सेकेंड, इसका भी मास m kg लेता हूं मैं, और ये भी मूव कर रहा है v मीटर पर सेकेंड। इस केस के बारे में बाद में आते हैं, पहले ये दोनों केस पे चर्चा करते हैं, है ना। इसका भी मास आप मान लो m kg, ये थर्ड का भी लेंथ l दिया हुआ है, इसका भी मास मान लो m kg, और इसका भी लेंथ l दिया हुआ है। मुझे बताइए फर्स्ट केस में जब थ्रेड था, सेकंड केस में जब रॉड था, जब ये बॉल जाके उसको टकराएगा, और कोलिजन इलास्टिक है, और सेम मास है, मतलब टोटल वेलोसिटी वो एक्सचेंज कर देगा। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों केस में जब वो टकराएगा तो टकराने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। सोचना, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दूंगा यहाँ पे, I'll give you a very very good concept here। या फिर ऐसे एज्यूम कर लो, यहाँ पे बॉल नहीं है, सिर्फ रॉड को आके हिट कर रहा है, ऐसे एज्यूम कर लो। ये बॉल आया, सेम की चीज, मास m kg v मीटर पर सेकेंड, और ये रॉड का मास दिया है m kg। यहाँ पे बॉल लगा है, यहाँ पे रॉड लगा है, रॉड का भी वही मास है जो उसका मास।
देखो मैं करता हूँ, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इजी। इस केस में क्या करोगे बेटा आप, या चाहिए तो यहाँ पे बॉल भी लगा सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। इस केस में क्या करोगे, मान लो दोनों का मास अलग अलग है, मैं एक जनरल वे में करके बताता हूँ। मान लो इस वाले बॉल का मास m1 कैपिटल M kg का है, और टकराने के बाद मान लो आके चिपक गया वो, यहाँ पे इसका भी मास कैपिटल M कर लेते, थोड़ा जनरल वे में बताता हूँ, है ना। फर्स्ट केस में जब ये थ्रेड था तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टकराने के फेज में सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, यहाँ पे कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, बराबर, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। मान लो दोनों केस में ये आके इसको टकराया और टकराने के बाद मान लो चिपक गया, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। एक जनरल वे में बताता हूँ, तो इसका पहले का मोमेंटम कितना हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम mv, और बाद में इसका क्या हो जाएगा m प्लस m इंटू v1, क्योंकि अगर इसके साथ ये चिपक रहा है तो यहाँ से v1 कितना हो जाएगा, विल दैट बी इक्वल टू mv बाय m प्लस m। अगर नहीं चिपकेगा तो आप मोमेंटम कंजर्व कर लो और एनर्जी कंजर्व करके कर सकते हो, बट मैं सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो फर्स्ट केस में जब ये थ्रेड था और थ्रेड के सामने ये जब बॉल इधर से आया और इस पर आके टकराया, टकराने के बाद चिपक गया, तो इस बॉल का जो पहले का मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम, दैट वाज m इंटू वी, और टकराने के बाद जब वो दोनों स्टिक कर गया तब उसका जो मोमेंटम हो गया m प्लस m इंटू v1, दैट विल रिमेन कंजर्व, और यहाँ से हम v1 निकाल लेंगे। ऐसा काम अपने कोलिजन के वक्त में किया रहेगा, बराबर। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने मोमेंटम कंजर्व क्यों किया है, तो उसका आंसर क्या है कि भैया जब वो टकरा रहा था तभी कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग नहीं रहा, और अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो लॉजिकल बात है मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यस या नो, होगा इस केस में मोमेंटम कंजर्व? ऐसा क्वेश्चन किया रहेगा तुमने पहले भी, होगा ये? ओके ग्रेट। सो हम समझ में आ रहा है पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर वो थ्रेड है और थ्रेड से वो बॉल लगा हुआ है, आप इसको परफेक्टली इलास्टिक भी ले सकते हो, या चाहिए तो इलास्टिक भी ले लो, या प्लास्टिक कोलिजन ले लो, वॉट एवर यू वांट, या इन इलास्टिक कोलिजन ले लो। जब ये बॉल आया और इसको टकराया, टकराने का अगर थ्रेड लगा होगा, अगर थ्रेड होगा, ओके बात एक बताता हूं मैं कौस्तुभ, ये जो फर्स्ट केस में है जब ये थ्रेड लगा होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब थ्रेड लगा होगा तब आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो, तब आपने क्या कंजर्व किया है, लीनियर मोमेंटम। मुझे यही सिखाना है यहाँ पे, इस केस में हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया है, वी हैव कंजर्व्ड लीनियर मोमेंटम हियर। अब इस केस में जब ये रॉड था तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा रॉड के केस में। मान लो ये आया, इसको चिपक गया, आने के बाद इसको चिपक गया और इसके एंड पे आके यहाँ पे चिपक रहा है, इस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, इस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, इस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर जब ये रॉड वाला केस था, जब वो आके टकरा रहा था और चिपक रहा था, इस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं हो रहा है? ओके मुझे एक बात बताओ सब लोग, कौस्तुभ तुमने सॉल्व किया है, आपने क्या किया है सेकंड वाले केस में, क्या कंजर्व किया है, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम? सर एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व किया। लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं किया? सर बिकॉज वो घूमेगा इस बराबर, लेकिन जिस मोमेंट पर टकरा रहा था उस मोमेंट पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है ना बाहर से, हम जस्ट उसी मोमेंट पे बात कर रहे हैं। तो जब वो टकरा रहा था तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है कि नहीं लगा है? नहीं लगा है। तो अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए था? हो रहा है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप समझना। अब जैसे ही आके इसको टकराएगा ना बेटा, ये हिंज वाला इस पे एक फोर्स लगा देगा इधर की तरफ, और ये हिंज ने जो फोर्स लगाया है वो आपका एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है। इस केस में नहीं लगेगा क्योंकि जैसे ये टकराएगा थ्रेड स्लैक हो जाएगा, और थ्रेड स्लैक होने की वजह से ये थ्रेड पे ये हिंज कोई फोर्स नहीं लगाएगा। फर्क समझना, जैसे ये बॉल आया और थ्रेड को बॉल को टकराया और यहाँ पे थ्रेड है तो थ्रेड स्लैक हो गया। अब अगर थ्रेड स्लैक हो गया इंप्लाइज व्हाट कि ये हिंज इस थ्रेड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, दिस हिंज इज नॉट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ फोर्स ऑन द थ्रेड,
कुछ भी नहीं लगा रहा। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ थ्रेड अगर मेरे पास इधर रॉड होता और ये ऐसे आके इसको टकराता, तो टकराने की वजह से ये जो रॉड पे ये हिंज एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, और हिंज ने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, इसकी वजह से इस केस में मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो हिंज ने फोर्स लगाया है बेटा, यही इस पे एक्सटर्नल फोर्स है। और सिंस अगर आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है तो देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एंड ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स linear momentum in this case will not remain conserved. इस केस में linear momentum conserve नहीं रहेगा because of this external force. Getting the point? समझ में आ गया? तो ध्यान से सुनना है कॉन्सेप्ट, फिट कर लो दिमाग में। अगर थ्रेड के साथ बॉल लगा है तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। अगर रॉड अटैच किया है और बॉल जाके उसको हिट कर रहा है, तो इस केस में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे, मुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। और लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हिंज इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, हिंज इस पे एक फोर्स लगा रहा है जो कि एक्सटर्नल है नेचर में, बरोबर। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने बोला सेकेंड केस में हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करेंगे? हिंज के हिंज के अबाउट। क्यों हिंज के अबाउट कंजर्व करेंगे? सर क्योंकि उधर यस, एक्सीलेंट, क्योंकि फोर्स हिंज पे लग रहा है, और अगर मैं किसी और पॉइंट के अबाउट इस पे कंजर्व कर दूंगा ना एंगुलर मोमेंटम, तो हिंज इस पे टॉर्क लगा देगा, और अगर टॉर्क लगा देगा तो अल्फा होगा, मतलब ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं करेगा, है ना। तो बाय फोर्स मुझे इस तरह के क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ेगा, और किस पॉइंट के अबाउट करना पड़ेगा? तो आपको एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व हिंज के अबाउट करना पड़ेगा। Getting the point? You will have to conserve angular momentum about hinge, क्योंकि उधर ही फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल। तो देखो इसका पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था, mv into l, बाद में कितना हो गया, आई ओमेगा, ये रॉड का हो गया, और प्लस m into v dash into l, क्योंकि ये भी इसके साथ चिपक गया, और मान लो इसका वेलोसिटी बाद का v dash है। So this implies mv into l is equal to what? ml square by 3 into v dash by l प्लस एम वी डैश बाय, इसका मास कैपिटल एम दिया है ना, एक एल से कट गया, सो एम वी एल कैपिटल एम बाय 3 प्लस एम इंटू वी डैश इंटू एल, ये एल से एल कैंसिल हो गया, सो दिस विल बिकम व्हाट? अगर आप यहाँ से लिखोगे, सो यहाँ से आपका जो वेलोसिटी आ जाएगा वी डैश, दिस इंप्लाइज वी डैश विल बी इक्वल टू 3m v बाय m प्लस ये हो जाए। दोनों में फर्क समझिए, क्या दोनों में डिफरेंस है वो समझना ज्यादा जरूरी है। इज इट क्लियर? या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, सिर्फ इसका ये कर दो, ये एक तो ये मेथड हो गया करने का, या दूसरा आप ऐसे कर दो, mvl इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट मास m इंटू ओमेगा, ऐसे भी चाहे तो कर सकते हो। mvl कितना हो जाएगा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, कैपिटल m इंटू एल स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर इंटू व्हाट, ओमेगा। सो mvl इज इक्वल टू m प्लस 3m बाई 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, से एक एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ओमेगा अगर आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 3mv बाय m प्लस m इंटू एल, चाहे तो v इज इक्वल टू एल ओमेगा करके यहाँ से आप v निकाल दो, तो v कितना हो जाएगा, 3mv बाय m प्लस 3m। तो चाहिए तो आप ऐसे कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर। इफ यू वांट यू कैन गो लाइक दिस, या चाहिए तो ऐसे कर लो, जो आपको सही लगे।
but when the ball will strike the mass, when ball will strike the mass on string, the tension will be suddenly released. So नहीं, मुझे एक बात बताओ कनक, ये मेरा मान लो थ्रेड है और यहाँ से एक बॉल गया और जाके बॉल वो थ्रेड को के बॉल को हिट किया। अब जब वो थ्रेड के बॉल को हिट करेगा बेटा, तो जिस मोमेंट पे हिट हुआ, मैं उसी मोमेंट पे बाद में जाके वो टाइट होगा, मुझे मानता हूँ ये बात, बट जिस मोमेंट पे वो हिट किया है उस इंस्टेंट पे ये थ्रेड जो है वो स्लैक होगा कि टाइट होगा? स्लैक होगा सर। स्लैक होगा। अगर थ्रेड स्लैक होगा, हाँ ये तुम्हारी बात मैं मानता हूँ कि थोड़ी देर के बाद जाके वो टाइट होगा, आई एग्री विद दैट, लेकिन जिस मोमेंट पे तुमने हिट किया है उस मोमेंट पे थ्रेड क्या हो रहा है, स्लैक हो रहा है या टाइट हो रहा है? स्लैक होगा सर। स्लैक होगा। अब मुझे बताओ, अगर थ्रेड स्लैक हो रहा है तो हिंज वाले पार्ट पे तो उसका टेंशन कितना हो जाएगा थ्रेड का, अगर स्लैक हो गया तो? 0। अगर यहाँ पे टेंशन 0 हो गया तो ये जो है थ्रेड यहाँ पे वो हिंज को खींचेगा ही नहीं, क्योंकि इसका टेंशन ही 0 है। अब अगर ये टेंशन 0 है और ये हिंज पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो हिंज भी इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। यस सर। ओके बराबर। सर। इसलिए फर्स्ट केस में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ये बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चों को, अभी तुम्हें आसान लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा छोटा सा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्रेड रखते हो और थ्रेड में एक बॉल है और वो बॉल में दूसरा बॉल जाके टकरा रहा है, कोलिजन किसी भी टाइप का हो सकता है, इलास्टिक इनइलास्टिक, वो तो कोलिजन का सवाल हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर थ्रेड है और थ्रेड में कोई बॉल अटैच्ड है और वहां पे दूसरा बॉल जाके उसको हिट कर रहा है, तो इस केस में आप लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करोगे। लेकिन अगर उस थ्रेड की जगह पे रॉड होता तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हिंज एक्सटर्नल फोर्स लगा देता और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। तब उस केस में हम सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते। ओके सर। हाँ, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यस सर। इसका एक और टाइप है, तो आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ टाइप थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगले टाइम पे इसको बात करके विल गो टू ग्रेविटेशन। और इसका एक असाइनमेंट मैंने अमित सर को दिया है, शायद उन्होंने पोस्ट नहीं किया, आज भी एक और असाइनमेंट कर दूंगा मैं इसका, आप लोग सॉल्व करोगे। मान लो एक रॉड होता और ये रॉड नाइदर हिंज होता, रॉड है हिंज नहीं है ये, अब इस पे एक दूसरा बॉल जाके टकराएगा। इमेजिन करना ये बात, ये रॉड है हिंज नहीं है, इस पे एक दूसरा बॉल जाके टकरा रहा है, इस केस में क्या कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के दोनों? और ये सबसे बेहतरीन सवाल है इस कॉन्सेप्ट का। इस केस में दोनों कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चंस आते हैं। तब इस केस में क्या होगा, ये इसका सेंटर घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। सोचो ना, इमेजिन करो, जब ये जाके टकराएगा तो इसका सेंटर आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी, ऐसा होगा ना इस केस में। टकराने के बाद आगे भी बढ़ेगा और घूमेगा भी, तो घूमेगा एंगुलर मोमेंटम की वजह से और आगे बढ़ेगा लीनियर मोमेंटम की वजह से। गेटिंग द पॉइंट? अगर रॉड हिंज्ड है तो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम, अगर थ्रेड है तो लीनियर मोमेंटम से काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये रॉड फ्री है तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व करेंगे और साथ साथ लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। सर। हाँ बेटा बोलो ना। सर फिर वो इस थर्ड केस में एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करेंगे? वो क्वेश्चन किस पॉइंट पे आप कंजर्व करोगे? वो सेंटर के अबाउट, जो आपका अगर ये रॉड पे आके अगर ये बॉल चिपक गया ना, इस रॉड का और इस बॉल का जो कॉमन सेंटर होगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास, पहले रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाएगा, जैसे ये जाके बॉल चिपका तो बॉल और रॉड का जो नया सेंटर ऑफ मास होगा ना, ये नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व करेंगे। समझ में आ गया गौरव? सर फिर उसके लिए वो बॉल ऑफ सेंटर हिट करना पड़ेगा ना? हाँ, सेंटर पे हिट किया तो सिर्फ लीनियर मोमेंटम आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर वो जाके रॉड के सेंटर, देखो तुम लोग का दिमाग चल रहा है, अगर वो रॉड के सेंटर ऑफ मास पे जाके हिट करेगा तो सीधे लीनियर आगे बढ़ाता चला जाएगा। लॉजिकल बात है कि रॉड के सेंटर ऑफ मास से ऊपर या नीचे हिट करना चाहिए, तभी एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व होगा। इज इट क्लियर? यस सर।
गुड, सुपर। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पे क्वेश्चन ना आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप, आप लोग ट्राई करना इसको सॉल्व करने की। विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आज का लेक्चर ढंग से? यस सर। We'll wind up for today. Bye bye everyone. बाय सर।